हेलो एवरीवन, यूपी जुडिशरी मेंस की जीएस क्लास में आप लोग सभी का स्वागत है। अब तक हम लोग अपनी इस क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। आप लोगों को पता है लगभग 25 से 30 नंबर की मॉडर्न हिस्ट्री आप लोगों के यूपी जुडिशरी जीएस पेपर में आती है, जिसमें 1857 की यानी अगर हम देखें भारत के स्वतंत्रता आंदोलन वाले पोर्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं मेंस में। जो हमने पढ़ा था 1857 से लेकर 1947 तक यानी 1947 तक के टाइम पीरियड को हम लोग जो है कवर कर रहे हैं। अब तक हम लोग भारत 1857 की क्रांति को पढ़ चुके हैं और इसके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस मैं लिख के आप लोगों को ऑलरेडी दे चुका हूँ। इसमें क्वेश्चन बनने के प्रारूप में आप लोगों को बता चुका हूँ। 1857 की क्रांति पे शॉर्ट नोट्स आपको आ सकते हैं। 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण क्या हैं उनके बारे में लिखने के लिए आ सकता है, जैसे राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल का जो कॉजेज थे और सामाजिक सोशल कॉजेज हैं और आपके जो तत्कालिक कारण थे वो क्या थे। इसके बाद अगर शॉर्ट नोट्स की बात करें तो 1857 की क्रांति 29 मार्च में घटना होती है। जो मंगल पांडे जी होते हैं बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल में, वहाँ पर जो है जनरल बाग और उनके एक साथी को गोली मारकर हत्या कर देते हैं और उन्हें 8 अप्रैल को क्या है फांसी पर लटका दिया जाता है। और ये क्रांति फैलने का एक रीज़न ये था क्योंकि 34वीं जो इन्फैक्ट्री थी वहाँ पर नई राइफल्स आई थी और उन राइफल्स में जो कारतूस का प्रयोग होता था वो गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग होता था। ये अफवाह फैल गई सैनिकों में, भारतीय सैनिकों। इसके पीछे बहुत सारी कहानी थी, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, जिसमें हमने ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति, भारतीय लोगों के साथ भेदभाव, बड़े पदों पर भारतीयों को जो है वो पोस्ट नहीं दी जाती थी। जो रेशियो था सेना में वो 5 और 2 का रेशियो था, मतलब 5 अंग्रेज ऑफिसर और 2 भारतीय सैनिक होते थे, इस तरह का। और भी बहुत सारे जो धार्मिक कारण थे इस क्रांति के। और ये क्रांति फिर जब मेरठ में यानी 9 मई 1857 को मेरठ में लगभग 99 सैनिकों का कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है और उसके बाद 10 मई को बहादुर शाह जफर द्वितीय को, जो मुगल शासक थे अंतिम, उनको भारत का सम्राट घोषित कर दिया जाता है। लिहाजा ये सारी घटनाएं मैंने आपको बता दी थी। पूरे भारत में ये फैल जाता है, जिसमें बरेली से खान बहादुर खान, इलाहाबाद से लखनऊ से आपकी बेगम हजरत महल, कानपुर से तात्या टोपे और नाना साहब, और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इस तरीके से अनेक शहरों से भारत के अनेक लोगों ने इसको जो है लीड किया। फाइनली ये सफल रहा और भारत का पहला स्वतंत्रता का आगाज था। और इसमें अगर हम लोग देखें तो आप लोगों से मेंस में क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति की विफलता के, असफलता के क्या कारण थे। तो उनमें प्रमुख कारणों में अगर हम देखें तो एक तो ये था कि शिक्षित वर्ग, उच्च वर्ग जो था वो इसमें शामिल नहीं था, और एक यूनिटी, एकता का अभाव था, कम्युनिकेशन गैप था, और लोग जो थे, कुछ लोगों ने, भारत के लोगों ने, जिसमें हैदराबाद के निजाम, ग्वालियर के सिंधिया और भी बहुत सारे रियासतों के लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया, जबकि उन्हें भारत के लोगों का साथ देना चाहिए। तो ये कुछ प्रमुख असफलता के कारण थे। इसके बाद हम लोगों ने बारदोली सत्याग्रह देखा था 1928 में। जो आप लोग पता हैं बारदोली सत्याग्रह में बारदोली की महिलाओं ने सिंपली अगर आपको बताऊं तो सरदार की उपाधि दी थी। किसको? आपको पता ही है, जो भारत के लौह पुरुष है, आयरन मैन है, आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है। इसके बाद हमने बहुत सारे टॉपिक कल भी देखे थे और गांधी युग पर आए थे। इससे पहले 1857 की क्रांति पर हम चले तो 1885 मैंने आपको बताया था, और यहाँ पर 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में जो है, अगर हम बात करें मुंबई में क्या होती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। और कौन करते हैं? एयू ह्यूम जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है वो स्थापना करते हैं। और इस अधिवेशन में 72 लोग शामिल होते हैं। कहाँ पर? तेजपाल गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में। और यहाँ पर क्या होता है कि WC बैनर्जी को, व्योमेश चंद्र बैनर्जी को जो है वो अध्यक्ष चुन लिया जाता है। ये चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका था। पहला अधिवेशन आपका बम्बई में होता है। कांग्रेस पे अगर शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आए तो इसकी बेसिक स्ट्रक्चर के बाद आप लोग इसका उद्देश्य लिख सकते हैं कि भारत के आज़ादी दिलाना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक प्रमुख उद्देश्य था। और इसके कुछ आप तथ्य लिख सकते हैं। शुरू के 4 अधिवेशन, जिसमें पहला बम्बई, दूसरा कलकत्ता, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। और दादा भाई नौरोजी पहले ऐसे व्यक्ति थे जो पारसी थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने।
और ब्रिटिश पार्लियामेंट में एज ए मेंबर बनने वाले पहले भारतीय भी थे। इन्होंने ड्रेन थ्योरी भी दी थी और इन्होंने पर कैपिटा इनकम भी भारत की बताई थी उस टाइम पे 10 रुपए प्रति ईयर भारत की प्रति व्यक्ति आय इन्होंने अनुमान किया था उसको। इसके बाद इनकी एक पुस्तक का नाम है, उस पुस्तक का नाम है अनब्रिटिश रूल, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इसकी मेन पुस्तक है इनकी। इसके बाद तीसरा अधिवेशन होता है, मैंने अधिवेशन याद कराने का भी तरीका आपको बताया था, वो होता है मद्रास में, मद्रास में, ठीक है। अगर ये भारत का नक्शा अगर हम बनाते मेंस के क्वेश्चन में तो ये बम्बई हो गया, यहाँ पर हो गया कोलकाता, और यहाँ पर हो गया मद्रास, और यहाँ पर हो गया इलाहाबाद, ठीक है। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो पहला अधिवेशन 1885 में बम्बई में हुआ, दूसरा कलकत्ता में हुआ, इस एरो के माध्यम से आप समझ सकते हैं। तीसरा कहाँ पर हुआ, मद्रास में, और चौथा कहाँ पर होता है, इलाहाबाद में। और याद रखेंगे जब यहाँ पर बदरुद्दीन तैयब जो है बने थे अध्यक्ष, तो ये बने थे फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये प्री में भी क्वेश्चन आप लोगों को आता है। इसके बाद अगर हम देखें तो फिर इलाहाबाद में बुलाया जाता है 1888 में, क्योंकि आप लोगों को बता दूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन प्रत्येक वर्ष होते थे और मोस्टली दिसंबर माह में आयोजित होते थे, और इनका मकसद था भारत के लोगों को एकजुट करके मीटिंग बनाना और अपनी बातों को विधिवत तरीके से, लीगल तरीके से सरकार तक पहुंचाना। और प्रत्येक अधिवेशन में भारत के लोग शामिल होते थे। पहले अधिवेशन में 72 हुए, दूसरे में 300 से अधिक हुए, तीसरे में 1000 से, और फिर हजारों में ये संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। और इसी को देखते हुए अंग्रेज सत्ते में आ गए। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो लॉर्ड डफरिन जो थे उस टाइम पे वायसराय थे, और जब 1857 की क्रांति हुई तो लॉर्ड थे कैनिंग, और कैनिंग को ही अगर हम परिणाम में पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन आता है 1857 की क्रांति के परिणाम क्या निकले, तो परिणाम में ये हुआ कि इन्हें लॉर्ड से वायसराय बना दिया गया, गवर्नर जनरल से, और भारत को बहुत सारी रियासतें दे दी गई। रियाद का मतलब था कि भारत अब सैनिक अच्छे पोस्ट पर बन सकते थे और काउंसिल में भी पार्टिसिपेट कर सकते थे, और पूरी की पूरी सत्ता ट्रांसफर हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी से, किसमें, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में यानी क्राउन में समाहित हो गई। इसके बाद हमने धीरे धीरे पढ़े। शुरू में इनका उदारवादी युग था, उदार जो लोग थे, जो नरम स्वभाव के लोग थे, नरम दल का बोलबाला रहा 1885 से लेकर 1905 तक। और 1905 में एक घटना घटती है जो मैं मेंस में आप लोगों को क्वेश्चन लिखवा चुका हूं कि भारत बंगाल विभाजन से आप क्या समझते हैं। तो चलिए आप इसे समझ लेते हैं। बंगाल विभाजन घटने की घटना को ऐसा क्या बोला जाता है, जो बंगाल विभाजन मेंस में तो आता ही है, और हिंदू और मुस्लिम एकता को जो है वो खत्म करने की एक नींव रखी जाती है हिंदुस्तान में, और वो ईयर है 1905, और इसको बोलते हैं बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन। अब बंगाल विभाजन 1905 में अगर हम देखें तो हम एक मैप बना लेते हैं पहले इंडिया का, और इस मैप के माध्यम से हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिएगा भारत का निचला भाग है। अगर हम भारत के इसकी बात करें तो वर्तमान में कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर जो है भारत हम लोग जो है वो बनाते हैं, ठीक है। ये वाला जो पार्ट था पूरा, ये वाला, क्योंकि ये जो बांग्लादेश है आज, एक तो ये, और आज का जो पश्चिम बंगाल और कुछ बिहार और उड़ीसा का भाग भी उस टाइम बंगाल में आता था, तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र था, और भारत की राजधानी भी उस टाइम पर यही हुआ करती थी। 1911 में कलकत्ता से राजधानी ट्रांसफर हो गई दिल्ली में बनी, दिल्ली में घोषणा हो गई, केवल घोषणा हुई थी, और बनी थी 1912 में। ये आप जो है याद रखेंगे। अब इस क्षेत्र में क्योंकि यहाँ पर व्यापार के तौर पर इसकी एक अपनी महत्व इंपॉर्टेंस थी व्यापारिक दृष्टि से, और ईस्ट इंडिया कंपनी क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ अंग्रेजी शासकों ने और अंग्रेजी अधिकारियों ने धीरे धीरे अब कुछ मुस्लिमों को उकसाना स्टार्ट कर दिया, और उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया। किस आधार पर, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल, और इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में जवाब दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि भैया इन्होंने ब्रिटिश सरकारी अधिकारियों ने जवाब दिया कि हमने जो ये बंगाल का विभाजन किया है, ये केवल और केवल प्रशासन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, क्योंकि भू आकृति जनसंख्या इसमें अब ज़्यादा हो गई है। ऐसे में लोगों ने विरोध किया। आप लोग इसको मेंस में लिखने का तरीका यही है कि लॉर्ड कर्जन ने किया, और मैंने आपको बता दिया कि राज करो
इसकी मैं भूल रहा हूँ यार, एक सेकेंड। फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो। ये करो मरो मैंने जो बताया था ना, ये गलत बता दिया था, इसको आप करेक्शन कर लेना, ठीक है। फूट डालो और राज करो की नीति पर आधारित था। स्वदेशी आंदोलन के बाद 1906 में हम लोग देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन के बाद हम लोग देख चुके थे क्या था। स्वदेशी आंदोलन के बाद हम लोगों ने देखा कि भैया 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है, मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। और ये सलीमुल्लाह खां आगा खान ने की थी, ये भी मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। 1907 में एक सूरत अधिवेशन होता है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। इतने में क्या होता है, 1911 में जॉर्ज पंचम इंडिया आते हैं और वो देखते हैं भारत की स्थिति को, और उन्होंने घोषणा करी कि राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ले आओ और बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया। इसके बाद गांधी जी की एंट्री हो जाती है, और गांधी जी की जब एंट्री होती है 9 जनवरी 1915 को, तो उसके बाद गांधी जी लखनऊ जाते हैं और लखनऊ में चंपारण में वो जाते हैं, और पहला चंपारण में गांधी जी का सक्सेसफुल मूवमेंट होता है, जो मैं आपकी मेंस की क्लास में लिखा चुका हूँ आप लोगों को कि चंपारण मूवमेंट क्या हुआ। क्योंकि बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में एक 3 कठिया प्रणाली का एक प्रचलन था, जिसके अंतर्गत 3/20 भाग पर जो है किसानों को जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी, और इसी के विरोध में गांधी जी वहां गए। गांधी जी का मिशन ये सक्सेसफुल रहा, पहला फर्स्ट सत्याग्रह था भारत में। और गांधी जी ने यहाँ पर क्या किया कि वो प्रणाली तो बंद, जो मेथड चला रहा था, जो सिस्टम था 3 कटिया, वो तो बंद कराया, साथ में 25% मुआवजा भी किसानों को दिलवाया, ठीक है। तो यहाँ तक हम बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अब आज का जो क्वेश्चन है वो है हमारा नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, यानी असहयोग आंदोलन। तो फटाफट से इसको नोट करिएगा, पहले लिखिएगा असहयोग आंदोलन लिखिए, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेंगे नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। लिखवा मैं हिंदी में ही रहा हूँ, आप लोग चाहें तो ट्रांसलेट कर लेना, और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए जो कंटेंट है वो हम प्रोवाइड करा देंगे इंग्लिश मीडियम में ही आपके ग्रुप में। पहले समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि भारत छोड़ो आंदोलन, वो असहयोग आंदोलन क्यों हुआ। देखिएगा, इसको याद रखेंगे 1920 से 1922 तक, ठीक है। ये इसकी शुरुआत हेडिंग डाल देंगे यहाँ पे, शुरुआत, ठीक है, 1920 में। ऐसे इसका टाइम पीरियड डाले, शुरुआत 1920 दिसंबर महीने, ठीक है। नागपुर अधिवेशन से। उद्देश्य लिखेंगे इसके, जो इसके ऑब्जेक्टिव थे। नंबर 1 राजनीतिक, नंबर 2 धार्मिक, नंबर 3 सामाजिक, संस्थाओं का बहिष्कार करना, ऐसी संस्थाएं जो ब्रिटिश सरकार के अधीन थी। ब्रिटिश सरकार को देश से निकालना,
सरकार की मिशनरीज खत्म करना। तो ये 3 प्रमुख उद्देश्य थे असहयोग आंदोलन के। अब मैं आप लोगों को असहयोग आंदोलन की एक कहानी आपको सुना देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग लिसनिंग और लर्निंग मोड पर आ जाइएगा और इसे मैं आज ही आपको याद करा दूंगा, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात को? अब आ जा रही है सभी को आपको। तो चलिए, भारतीय इतिहास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई आंदोलन है तो वो है असहयोग आंदोलन, क्योंकि इसमें भारत के मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, किसान, मजदूर, पढ़े लिखे सब लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ऐसे कहा जाता है कि यदि चोरा चोरी कांड वाली घटना नहीं होती तो भारत तभी आज़ाद हो गया होता। अब इसके पीछे की कहानी क्या थी? इसके पीछे की कहानी थी जो 1919 का भारत अधिनियम आया था, जिसे रोलेट एक्ट नाम से जानते थे। आप लोगों ने देखा सुना होगा, जिसको बोला जाता था बिना अपील बिना दलील। उसी समय पे भारत में एक मूवमेंट चल रहा था, खिलाफत आंदोलन। और खिलाफत आंदोलन था मुस्लिम वर्ग को का, जिसमें अली बंधुओं ने लीड किया था। महात्मा गांधी जी भी उनके साथ थे, क्योंकि जो खलीफा का पद था उसको समाप्त करने की ब्रिटेन ने घोषणा कर दी थी, और इससे पूरे विश्व के मुस्लिम वर्ग जो है वो नाराज था। ऐसे में भारत के हिंदू और मुस्लिमों ने एक आंदोलन करा, खिलाफत आंदोलन। और जब इस खिलाफत आंदोलन को चल रहा था तो तुरंत ही देश में लागू कर दिया गया रोलेट एक्ट, एक ऐसा एक्ट जो व्यक्ति को बिना किसी आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, जिसे बोलते थे बिना अपील बिना दलील के। ऐसे में क्या हुआ, गांधी जी के साथ बहुत सारे लोग जो उस टाइम बड़े क्रांतिकारी राजनीतिक नेता थे वो नाराज हुए, और उन्होंने जो रोलेट एक्ट आया और एक आया था फिर चेम्सफोर्ड सुधार, चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू सुधार, उनसे बड़ा इन लोगों को पीड़ा पहुंची। और इन्होंने, गांधी जी ने आनन फानन में 1920 में ही एक विशेष अधिवेशन बुलाया, नागपुर में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया। मैं आप लोगों को पहली क्लास में बता चुका हूं कि 1916 में कांग्रेस में जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे, ये सारे लोग आपस में मिल गए थे, जिसमें मुस्लिम वर्ग, मुस्लिम लीग और नरम दल और गरम दल भी दोनों मिल गए थे, ठीक है। तो ऐसे में बात करें तो 1920 में सारा भारत की पूरी जनता भारतीयों के साथ थी। अब गांधी जी ने विशेष अधिवेशन बुलाया, कहां पर? नागपुर में, और घोषणा कर दी असहयोग आंदोलन की। और इस आंदोलन के उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य थे कि भाई अब एक तो सरकार का हम कोई साथ नहीं देंगे, जैसा कि मैं गांधी जी की फिलोसफी में आप लोगों को बता चुका हूं कि पहले सत्य के मार्ग पर चलेंगे, 1917 चंपारण, 1920 में असहयोग कि हम तुम्हारा अब सहयोग भी नहीं करेंगे। तीसरा इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस जो हम पढ़ते हैं सविनय अवज्ञा 1930 में, कि हम आपका विनम्र से सविनय आपकी अवज्ञा करते हैं, आपका बहिष्कार करते हैं। और 1942 में हम पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। तो गांधी जी ने एक मूवमेंट चलाया, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। नागपुर अधिवेशन में इसकी घोषणा की गई और जनवरी 2021 से पूरे भारत में क्रांति की तरह फैल गया। और इसमें क्या हुआ, इसके उद्देश्य मैंने बताया था कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार का सहयोग इसमें नहीं करना था, चाहे वो ब्रिटिश सरकार की मिशनरीज थी, ब्रिटिश सरकार के गवर्नमेंट ऑफिस थे, ब्रिटिश सरकार के स्कूल थे, ब्रिटिश सरकार की सामाजिक संस्थाएं थी, धार्मिक संस्थाएं थी, राजनीतिक संस्थाएं थी। इन संस्थाओं का पूरी तरीके से बहिष्कार करना था, असहयोग करना था, जो ब्रिटिश सरकार के अंडरटेकिंग काम करती थी। ऐसी स्थिति में यह आंदोलन धीरे धीरे गति पकड़ने लगा। लोग, नौजवान, बच्चे, महिलाएं, मजदूर, गरीब, सब दलित वर्ग सब इसमें इन्वॉल्व हो गए। और इसके बाद सरकार जो है वो सत्ते में आ गई, ठीक है। जो सरकारी नौकरी कर रहे थे भारतीय लोग, उन्होंने सरकारी पदों से त्यागपत्र देना स्टार्ट कर दिया। सरकारी उत्सवों में कोई भी व्यक्ति भारत का अब शामिल नहीं हो रहा था। सरकारी दरबार जितने थे, रियासतें थी, उनमें भी जो ब्रिटिश शासन के अधीन थी उनमें कोई शामिल नहीं होता था। जितने सरकारी और यूनिवर्सिटी अर्ध सरकारी थे,
जो सरकार की देखरेख में स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी चलती थी, उनमें कोई नहीं जाता था। ये सारे प्रस्ताव जो हैं नागपुर के अधिवेशन में पास कर दिए थे कि कोई भी व्यक्ति अब सरकार के मामलों में इंटरफेयर नहीं करेगा, उनका सहयोग नहीं करेगा। ठीक है। साथ में 1919 के अधिनियम के अंतर्गत जो चुनाव होने थे 1923 में, जब 1923 में हम पढ़ेंगे स्वराज पार्टी, उन वाले चुनाव में भी भारत के लोगों ने साफ साफ मना कर दिया कि ना तो कोई चुनाव लड़ेगा, ना कोई वोट डालने जाएगा। ऐसी स्थिति में और सरकारी अदालतें, जितने भी न्यायालय थे, कोर्ट थे भारत सरकार के, मतलब उस टाइम ब्रिटिश सरकार के, उनका भी पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया। और सबसे बड़ा बहिष्कार करा विदेशी माल का। विदेशी माल, जो माल भारत में यहाँ बिकने आता था, जो भारत के लोग यहाँ पर खरीदते थे, उस माल का पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया। तो ऐसे में ब्रिटिश सरकार तो बस एक मौका ढूंढ रही थी कि कोई ऐसी घटना घटे जिससे इन सबको अरेस्ट कर लिया जाए और इस आंदोलन को खत्म करा दिया जाए, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को यहाँ पर वित्तीय, आर्थिक तौर से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था और उसकी छवि खराब हो रही थी अंतरराष्ट्रीय लेवल पर। ठीक है। अब ऐसी स्थिति में अगर देखें तो एक अचानक से घटना घट जाती है। गांधी जी, क्योंकि यहाँ पर जो लॉर्ड रीडिंग थे, उन्होंने कई बार कहा कि भैया, जेम्स फोर्ड ने भी कहा कि इसे वापस ले लो, लेकिन गांधी जी नहीं माने। लेकिन एक घटना घटती है और इसका आंदोलन समाप्ति का कारण, अगर आप मेंस में लिखेंगे आंदोलन समाप्ति का कारण, तो आंदोलन समाप्ति का कारण क्या हुआ था, ये लिखेंगे 4 फरवरी 1905 को। भैया क्या होता है, गोरखपुर में एक घटना घट जाती है। एक पुलिस थाने के अंदर 21 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया जाता है, यानी उस थाने में आग लगा दी जाती है। और ऐसे 21 थाने सभी ब्रिटिशर्स थे। ऐसे में गांधी जी को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि ये मूवमेंट हमारा पीसफुली तरीके से चले, ना कि हिंसा की तरह चले। तो गांधी जी ने इसी घटना को जाना जाता है चोरा चोरी कांड। ठीक है। अगर आपको मेंस में चोरा चोरी कांड लिखने के लिए आएगा तो थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको असहयोग आंदोलन की डालनी पड़ेगी और बाद में चोरा चोरी कांड को एक्सप्लेन करके क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। तो ये कैटेगराइज करके मैंने आपको एक कंप्लीट कर दिया है।